हेलो दोस्तों, हमारे स्टाइल में दैट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं G7। आपने हाल ही में सुना होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जी7 को बढ़ाने की बात कही है G11 में। ठीक है, ये जो G7 है इसमें 4 कंट्री और ऐड करने के लिए बोला है और बोला है जो G11 इसको बनाया जाए, क्योंकि ये जो G7 है ये काफ़ी पुराना हो गया है, इसमें कुछ अपडेट करने की ज़रूरत है। इसमें 4 कंट्री को ऐड करने की बात कही है। तो 4 कंट्री को अगर G7 में यदि हम बात ऐड करें तो 11 होगा, G11। ठीक है, लेकिन ये शायद ही G11 बन सकता है दोस्तों, क्योंकि एक कंट्री इसमें जो ऐड करने की बात कही गई है उसमें रूस भी शामिल है और रूस को लेकर के जो है जो यूरोपीय कंट्री है वो काफी विरोध कर रहा है। अभी हम देखेंगे जो मतलब कैसे, तो हो सकता है ये तो G10 बने, G11 बनने की बहुत ही कम उम्मीद है। ठीक है, तो इसको डिटेल में जानने से पहले आइए हम जानते हैं जो G6 क्या है, G4 क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि G8 क्या है और G11 क्या है और G20 भी देखेंगे दोस्तों। तो आइए सबसे पहला हम देखते हैं कि G4 क्या है। G4 का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ 4 कंट्री, यानी कि इसमें जो है सो 4 कंट्री शामिल है, यानी कि ये 4 कंट्री का ग्रुप है और ये ग्रुप जो बनाया है ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है सो अस्थायी सदस्यता के लिए जो है सो ये बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन शामिल है तो आइए हम आपको बता देते हैं कि इंडिया शामिल है इसमें। इंडिया के बाद जो है सो इसमें जापान शामिल है। जापान के बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो है सो आप देख सकते हैं, यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम है, यानी कि जर्मनी की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये भी शामिल है इसमें। और इसके बाद ब्राजील दोस्तों, ये रहा ब्राजील, यानी कि ये जो 4 कंट्री है, यानी कि ब्राजील हो गया और ये अपना इंडिया हो गया, जापान हो गया, साथ ही साथ जो है ये जर्मनी हो गया। ठीक है दोस्तों, 4 कंट्री का ये जो है सो ग्रुप है और ये ग्रुप इसलिए बनाया गया है ताकि यूनाइटेड नेशन, दोस्तों यूनाइटेड नेशंस के बारे में मैं डिटेल में आपको बता चुका हूँ वीडियो। अगर आप मेरा वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा। आपको आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, साथ ही साथ आप प्ले लिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये था ग्रुप ऑफ 4 कंट्री। और यदि यूनाइटेड नेशंस की यदि बात करें तो इसमें जो है परमानेंट सदस्य जो है सो कौन कौन है, तो परमानेंट सदस्य जो है सो ये अमेरिका हो गया, रूस हो गया और यहीं पे जो है ये चीन हो गया। ठीक है, चीन के अलावा जो है सो ब्रिटेन हो गया, यहीं पे है ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया यहाँ पे। तो ये 5 कंट्री जो है सो ये संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्य है, जिसके पास जो है सो वीटो शक्ति है। ठीक है, वीटो शक्ति क्या होता है और ये संयुक्त राष्ट्र के बारे में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसके बारे में डिटेल में हम आप बता चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों, आप देख लीजिएगा। तो ये था G4। ठीक है, G4 की हमने बात किया। अब हम बात करते हैं G6 का। ठीक है, तो G6 की यदि हम बात करें तो इसमें 6 कंट्री है। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो 6 कंट्री है तो वो 6 कंट्री कौन कौन है, तो ये होगा यूनाइटेड स्टेट, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और इटली। यहाँ पे है सब, थोड़ा सा छोटा है इसलिए मैं यहाँ पे बता दिया, जो सारे के सारे ये 4 कंट्री यहाँ पे है जो यूरोपीय कंट्री कहलाता है। साथ ही साथ जो है सो इसमें जापान भी शामिल है। तो ये ग्रुप ऑफ 6 कंट्री है जिसमें 6 देश इसमें शामिल है दोस्तों। ठीक है, तो इसकी स्थापना की यदि बात करें हम तो इसकी स्थापना जो है सो 1975 में जो है सो इसकी स्थापना हुआ था G6 की दोस्तों। और ये जो 6 कंट्री है वो अति विकसित कंट्री है। अति विकसित कहने का मतलब है कि ये जो 6 कंट्री है, 6 कंट्री कौन कौन है, तो ये यूनाइटेड स्टेट हो गया। ठीक है, ब्रिटेन, जर्मनी हो गया, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और इटली, ये चारों के चारों यहाँ पे है और साथ ही साथ ये जापान, यहाँ पे ये अति विकसित कंट्री है। अब जिस कंट्री की, ये जो जितने भी कंट्री है इसकी इंडस्ट्रियल पावर यदि आप देखिएगा ये काफी ज्यादा है इंडस्ट्रियल पावर, और जिस कंट्री का इंडस्ट्रियल पावर अच्छा होता है तो उसका इकोनॉमिक्स कंडीशन भी अच्छा होगा, और इकोनॉमिक्स कंडीशन यदि अच्छा होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो देश अति विकसित देश कहलाएगा। ठीक है, तो ये था यहाँ पे 6 कंट्री जिसको G6 के नाम से जाना जाता है। आगे चल करके जो है सो इसमें कनाडा भी शामिल हो गया दोस्तों, और ये कनाडा जो शामिल हुआ है तो उसके बाद ये जो G6 था दोस्तों, G6 जो है सो कन्वर्ट हो गया G7 में, क्योंकि ये जो है सो 1975 में जो है इसकी G6 बना। इसकी स्थापना हुआ था, पहली बैठक 1976 में हुआ था, 1975 में हुआ था, सॉरी दोस्तों 1975 में हुआ था। और जब 1976 में जो है सो कनाडा इसमें ऐड हो गया तो G7 बन गया। ठीक है, और G7 के बाद जो है सो इसमें G8 जब बना तो इसमें जो है सो रसिया भी शामिल था। ठीक है,
तो रसिया जो है G7 में, जब रसिया ये रूस जो शामिल हुआ तो ये बन गया G8। लेकिन क्या हुआ, ये जो यूरोपीय कंट्री है ये रूस का काफी विरोध किया, ठीक है, और विरोध किया और इसको जो है सो हटाने की बात किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो G6 कंट्री में G7 कंट्री है उसमें 4 कंट्री यहाँ पे जो है सो ये इसको बोल रहा है कि रूस को हटाया जाए इसमें, और यूनाइटेड नेशंस भी इस बात का सपोर्ट किया। और वो क्यों सपोर्ट किया कि इसने क्या किया दोस्तों, ये जो रसिया है, रसिया क्या किया, जो यूक्रेन की राजधानी क्रीमिया है, यहाँ पे है दोस्तों, बहुत छोटा है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसने क्या किया, इस पे अटैक किया और इसको जो है सो अपने में मिला लिया। यानी कि यूक्रेन की राजधानी जो क्रीमिया था तो उसको जो है सो अपने में मिला लिया। तो जिसका जिसका विरोध करके जो है सो ये यूरोपीय कंट्री जो यहाँ पे है वो काफी विरोध किया, जो भाई ये तो तानाशाही टाइप में है, ये अपनी पावर को दिखा रहा है, ठीक है। तो ये जो है सो इसको G8 में जो शामिल था, पहले G8 कंट्री था उसमें से जो है सो रसिया को हटा दिया। उसके बाद जो है सो ये G7 का G7 ही रह गया, ठीक है। और ये यूरोपीय कंट्री जो है सो इसका ये भी कहना था कि ये जो रसिया है दोस्तों, रसिया टाइम टू टाइम क्या करता है, इन यूरोपीय कंट्री पे जो है ये साइबर अटैक करते रहता है, यानी कि ये जासूसी का काम करते रहता है। और जासूसी के काम यदि करता है तो अगर रसिया को G7 में या G11 बनाने की यदि बात कर रहा है, उसमें अगर इसको ऐड करता है तो ये जो यूरोपीय कंट्री है कहीं ना कहीं जो है सो ये इस पे पाबंदी लगा नहीं सकता है फिर पूरी तरीके से। इसलिए जो है सो यूरोपीय कंट्री विरोध करता है इसका, जो रसिया को इसमें शामिल नहीं होना है, ठीक है। तो ये था G6। अब हम बात करते हैं G7 की, ठीक है। G7 की यदि हम बात करें कि G7 क्या है, तो G7 दुनिया की 7 सबसे विकसित उन्नत अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स वाले देश हैं, यानी कंट्री है। और इस देश में कौन कौन शामिल है, तो इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और साथ ही साथ जो है सो अमेरिका भी इस देश में शामिल है। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि 7 देश वाला ये समूह जो है सो दुनिया की करीब 40% जो है जीडीपी को जो है सो साझेदारी करता है। अब 40% जीडीपी का साझेदारी करने का मतलब क्या है दोस्तों, यदि बात करें पूरे वर्ल्ड का, यदि इकोनॉमिक्स जो है, यदि 100 ट्रिलियन डॉलर जो है अगर है, तो उसमें से जो है 40% मात्र जो है सो इन कंट्री के पास है जो कि G7 में शामिल है। इसलिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि G7 वाला ये समूह दुनिया की करीब 40% जीडीपी का जो है सो साझेदारी करता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। यदि G7 की यदि हम बात करें तो G7 की पहली बैठक जो है सो 1975 में हुआ था, ठीक है। यानी कि ये G6 की बात कर रहा है जिसकी स्थापना 1975 में हुआ था और उसी टाइम में जो है इसकी पहली बैठक हुई थी। और G7 की पहली बैठक में जो है सो कौन कौन से टॉपिक से जुड़े मतलब बातें हुआ था, तो जिसमें जो है सो वैश्विक आर्थिक संकट से जुड़ी मुश्किलों के हल पर जो है सो विचार किया गया था ये उस समय में। अब गौरतलब है कि ये जो G7 है, जो G7 का समूह है, यानी कि ग्रुप ऑफ 7 कंट्री का जो ये समूह है, वो 1973 के तेल संकट के बाद, यानी कि 1973 में एक कोई तेल का संकट आया था दोस्तों, ठीक है, वो देखेंगे कभी डिटेल में। उसके बाद क्या हुआ, G7 की पहली बैठक के दौरान इस समूह में जो है सो सिर्फ 6 देश था, जैसे कि मैंने आपको बताया शामिल था। लेकिन बाद में जब क्या हुआ, जो कनाडा इसमें शामिल हो गया और कनाडा का 1976 में जो है सो कनाडा को इस समूह में शामिल किया गया, ठीक है। उसके बाद जो है सो G6 जो है सो G7 में कन्वर्ट हो गया। और G7 के बाद जो है इसमें एक कंट्री और रशिया भी ऐड हुआ। लेकिन 2014 में क्या किया है, रूस ने यूक्रेन की राजधानी जो है सो क्रीमिया पर आक्रमण किया और उसको जो है अपने में मिला लिया। इसलिए जो है जो यूरोपीय कंट्री था दोस्तों, उसने विरोध करके रसिया को G7 से बाहर निकाल दिया। अब ये आप सोच रहे होंगे कि रसिया ने जो है सो यूक्रेन की राजधानी क्रीमिया पे क्यों अटैक किया। तो ये क्रीमिया जो है सो वो पहले रसिया का पार्ट हुआ करता दोस्तों, वो डिटेल में हम समझेंगे, ठीक है। इसलिए जो है उसने अटैक करके उसको अपने में मिलाया। अब यहाँ पे बात करते हैं G7 का काम क्या है। तो G7 के यदि हम काम की बात करें तो G7 देश के राष्ट्र प्रमुख कहने का मतलब होता है कि जो लीडर है, यानी कि जो प्रत्येक देश के जो राष्ट्रपति, जिस देश में होता है राष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति भाग लेंगे, और जिस देश में प्रधानमंत्री होता है तो प्रधानमंत्री की बात करें तो वो लीडर, यानी जो जो भी कंट्री है इसमें उसके लीडर जो है सो आपसी हितों के लिए, यानी प्रॉफिट के लिए जुड़े मुद्दों पर जो है सो इसमें बात करता है। ये बैठक जो होता है इसमें यही सब चीज़ों पे बातें होता है। और साथ ही साथ इसमें जो है सो क्या क्या बात होता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और सामाजिक, ठीक है। और साथ ही साथ जो है सो सिक्योरिटी मुद्दों पर भी जो है सो चर्चा एक साथ इस पे किया जाता है। जितने भी ये लीडर होते हैं ये सब आपसे ही मिलकर के जो है सो बात करता है इसमें।
इसके अलावा यदि बात करें तो विकास के लिए निवेश बढ़ाना, जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा पर एक साथ काम करना जैसे मसले भी इसमें शामिल है। साथ ही साथ जो है सो महासागरों में जो है सो प्लास्टिक मुक्त बनाना। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा मामला आया है कि महासागर में कई सारे जो है सो पॉली बैग या प्लास्टिक जो है सो ऐसे कचरे फैल गए हैं। तो ऐसे ऐसे जो है सो महासागरों को जो है सो प्लास्टिक मुक्त बनाने का भी इसमें जो है सो टॉपिक्स इसमें बात किया जाता है। और एक समान और सुरक्षित दुनिया का निर्माण करना और लिंग समानता यानी कि जेंडर जेंडर इक्वलिटी की भी बात यहाँ पे की जाती है। साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों से लेकर के जो है काम करने के लिए भी जो है G7 समूह जो है सो इसमें प्रतिबद्ध है। ठीक है, ये जितने भी बोला है मैंने दोस्तों, ये सब जो है इस पे बात किया जाता है। अब दोस्तों यदि हम बात करें चीन की, तो ये जो G7 है, ठीक है, तो G7 में कहीं भी जो है चाइना नहीं शामिल है। अब चाइना की यदि बात करें तो चाइना का आपने सुना होगा कि ये वर्ल्ड का दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब वर्ल्ड का दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी जो है चाइना G7 में क्यों नहीं है? ठीक है, तो इसका मेन कारण है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी चीन में, जैसा कि हमने सुना होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी जो है सो चीन में रहता है, और प्रति व्यक्ति आय की यदि हम बात करें तो G7 समूह देशों के मुकाबले काफी कम है। ठीक है, तो इसलिए जो है सो चीन इसमें जो है दोस्तों शामिल नहीं है। अब इसी कारण से जो है सो चीन को जो है सो उन्नत या विकसित अर्थव्यवस्था नहीं माना जाता है, क्योंकि इसकी जनसंख्या यहाँ पे ज्यादा है। तो इसलिए प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से यदि देखें तो इसका इकोनॉमिक्स उतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से ये समूह जो है समूह में शामिल नहीं है। गौरतलब है कि G7 में नहीं शामिल चीन G20 देशों में शामिल है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये भले ही ये G7 में शामिल नहीं है लेकिन G20 में शामिल है, यानी कि ग्रुप ऑफ 20 कंट्री में शामिल है। अब देखिए, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है सो G7 में 4 कंट्री और ऐड करने की बात कही है। ठीक है, और वो 4 कंट्री कौन है? तो भारत है, रूस है, साउथ कोरिया है और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये 4 कंट्री को जो है इसमें ऐड करने की बात बोला गया है। ठीक है, और ये 4 कंट्री को जो है सो इसमें ऐड करने की बात इसलिए बोला गया है कि इसने ये बोला है कि ये जो G7 है, ठीक है, G7 जो है सो काफी पुराना ग्रुप हो गया है और इसमें कुछ जो है सो चेंज करके इसमें कुछ कंट्री को ऐड किया जाए, जिसमें रसिया भी शामिल है। अब रसिया को जो है सो इसमें बहुत ही कम संभावना है ऐड होने का, क्योंकि इसलिए जो जो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो यूरोपीय कंट्री है वो काफ़ी जो है सो इसका विरोध कर रहा है। और वो क्यों? तो जो क्रीमिया पे जो इसने अटैक करके उसको अपने पे मिला लिया था, उसकी वजह से। और उसका ये भी जो यहाँ पे यूरोपीय कंट्री है दोस्तों, ठीक है, यूरोपीय कंट्री का ये भी कहना है कि जो ये रूस है वो टाइम टू टाइम पे जो है सो समय समय पे जो है सो साइबर अटैक जो है सो करते रहता है यूरोपीय कंट्री पे। ठीक है, उसकी वजह से ये अगर इसमें शामिल होता है यदि G7 में, तो कहीं ना कहीं जो यूरोपीय कंट्री जो है सो इस पे रसिया पे बैन नहीं लगा सकता है, इसलिए जो है सो वो मना कर रहा है। तो अब क्या है, देखो, अमेरिका ने बोला है कि इसमें G11 बनाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे 7+4 यानी कि 11। अब रसिया अगर उसमें शामिल नहीं होता है तो ये क्या बनेगा? G10। ठीक है, और रशिया का बहुत ही कम जो है सो उम्मीद है कि इसमें शामिल हो, चूंकि यहाँ पे जो है सो बहुमत आप देख सकते हैं 4 यूरोपीय कंट्री जो है सहमत है। साथ ही साथ जो है सो इधर यूएसए भी हो जाएगा, क्योंकि बहुमत जिसके पास रहेगा वही तो मतलब इसमें वो जीतेगा ना। ठीक है, तो रसिया को बहुत ही कम जो है सो इसमें शामिल है होने की चांस है, तो ये बनेगा G10। ठीक है, तो ये G10 जो है जब बनेगा, यानी कि ग्रुप ऑफ 10 कंट्री बनने की उम्मीद है। और डोनाल्ड ट्रंप इसलिए बोला है क्योंकि ये जो G7 की जो इस बार की जो बैठक है 2020 की जो बैठक है, तो इसको जो होस्ट करने वाला है वो अमेरिका होस्ट करने वाला था। ये 10 से 12 जून को जो है सो करने वाला था, लेकिन कोविड 19 को देखते हुए जो है सो इसको सितंबर के आसपास में इसको बढ़ा दिया गया है दोस्तों। और 2021 की यदि बात करें तो ब्रिटेन में होगा। और ब्रिटेन में जैसे कि आपने सुना कि इसमें G10 बनने की संभावना व्यक्त किया है ब्रिटेन के जो जो भी वहाँ पे प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो उसने जो है सो G10 बनने की संभावना व्यक्त किया है कि हो सकता है G10 बने। अगर G10 बने तो उसको D10 में कन्वर्ट करने की बात कही है, यानी कि ये जो 10 कंट्री का ये जो ग्रुप है इसी को जो है सो D10 में कन्वर्ट करने के लिए बोला है। यानी कि ये तो रहेगा ही, और साथ ही साथ जो है सो D10 बनाया जाए। और D10 इसलिए बनाया जाए ताकि वो जो G5 जो है, यानी कि 5G को लेकर के जो है उसको रोकने के लिए चीन को जो हुआवे कंपनी है उसको रोकने के लिए आगे हम डिटेल में समझेंगे, उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए D10 जो है सो बनाया जाएगा। यही जो G10 का ग्रुप है इसी को कन्वर्ट कर दिया जाएगा D10 में। ये G10 तो रहेगा, साथ ही साथ जो है सो डेमोक्रेटिक 10 कंट्री रहेगा।
तो 2022 की यदि हम बात करें G7 की, तो वो जर्मनी में होगा, और 2023 की जापान में, और 2024 की यदि हम बात करें तो वो इटली में होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये G7 के बारे में हमने पढ़ लिया, साथ ही साथ इसको करंट से रिलेटेड भी कर दिया। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे जो 5G से रिलेटेड जो भी बातें हैं उसको देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों, और शेयर भी करें।